हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज हम मॉडर्न इंडिया के यानी आधुनिक भारत के कुछ टॉप 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, पीजीटी की परीक्षा में अब केवल 3-4 दिन बचे हैं और नेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है। 2 महीने के बाद जो है नेट की भी परीक्षा है अक्टूबर में। तो आधुनिक भारत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें तथ्य भरपूर हैं, बहुत ज़्यादा तथ्य होते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ भी होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमने अपने पिछले लेक्चर में भी कुछ 20 एमसीक्यूज़ देखे थे आधुनिक भारतीय ऊपर, और उससे पहले हमने मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के ऊपर भी एमसीक्यूज़ देखे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप वीडियो के लिंक में दिए हुए लिंक से आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। उसमें मैंने 50-50 प्रश्नों को डिस्कस किया है, उसके ऊपर बहुत उसके सारे ऑप्शन को पूरी व्याख्या की है। पूर्ण व्याख्या आपको मिलेगी और बहुत ज़्यादा रोचक तत्व मिलेंगे वहाँ पे। कुछ अनजाने ऐसे होंगे, फैक्ट्स मिलेंगे जो आपने शायद नहीं पढ़े हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सत्र आधुनिक भारत के एमसीक्यूज़। पहला प्रश्न थोड़ा सा इजी है। पहला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस सलाहकार ने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया? जेम्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स स्टुअर्ट या जॉन शोर? तो इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बनता है और ये दोबारा अपना जो गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल है वो ख़त्म करके चला जाता है, लेकिन दोबारा फिर 1805 में ये गवर्नर जनरल बनता है। तो जब बंगाल को बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह से विजित कर लिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, तो जो बंगाल है उसमें 1765 से अंग्रेज़ों के लिए एक समस्या थी, लगान व्यवस्था। तो जो ये लगान व्यवस्था एक समस्या बनी हुई थी, उसके समाधान के लिए जब कॉर्नवालिस आता है 1786 में, तब भी ये समस्या के रूप में विद्यमान थी। तो इसके समस्या के समाधान के लिए ये इसने एक बंदोबस्त लाया था, स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं जिसको। और इसने जो आयोग गठित किया था उसके लिए, उसमें जो जेम्स ग्रांट हैं, जेम्स ग्रांट, इन्होंने इसका विरोध किया था स्थायी बंदोबस्त के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स ग्रांट। और आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अभी ये स्टार्टिंग में थोड़े से इजी प्रश्न हैं, आगे चल के जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी प्रश्नों की जो तीव्रता है वो भी बढ़ती चली जाएगी। अब ये दूसरा प्रश्न है, रंजीत सिंह और कोहिनूर हीरे से जुड़ा हुआ है। रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? नादिर शाह, शाह शुजा, दोस्त मोहम्मद या जुमान शाह? तो जो कोहिनूर हीरा है इसका हमने संपूर्ण इतिहास आपको पढ़ाया था, जो हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों के बारे में। क्योंकि कोहिनूर हीरे का जो प्रथम उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है वो मिलता है जब अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान हो रहे होते हैं और मलिक कफूर जब वारंगल पे युद्ध करता है और वारंगल का जो शासक है प्रताप रुद्र देव, वो संधि करता है मलिक कफूर से और संधि के रूप में उसको बहुत सारा धन ऐश्वर्य देता है, जिसमें से एक कोहिनूर हीरा भी है। तो एक कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा की खदानों से मिला था और इसको प्रताप रुद्रदेव ने सबसे पहले मलिक कफूर को दिया है और अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसका हमको प्रथम उल्लेख मिलता है। फिर दूसरा उल्लेख हमको हुमायूं के समय, शाहजहां के समय, और अंत में जब हम देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला जब बादशाह बनता है मुग़ल काल में, उस समय नादिर शाह जो है आक्रमण करता है भारत पे, दिल्ली में लूटमार करता है और जो मयूर सिंहासन है, जो पिकॉक थ्रोन था, और जो कोहिनूर हीरा इसको लूट के ले जाता है अफगानिस्तान का शासक है नादिर शाह। लेकिन जब शाह शुजा शासक बनता है उसके करीब 100 साल बाद की बात है और शाह शुजा जो है ये महाराजा रंजीत सिंह जो कि पंजाब के महाराज थे, इनको कोहिनूर हीरा देता है। और इसका पूरा का पूरा मैंने इतिहास पढ़ाया था कोहिनूर हीरे का। फिर महाराजा रंजीत सिंह से किस तरह से अंग्रेज़ों के पास आता है और डलहौजी जो है ये इसको जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है वहाँ पे भिजवा देते हैं। तीसरा प्रश्न है, पहली बार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय की सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? मतलब ये बता रहा है कि एवरेज पर कैपिटा इनकम इंडिया की सबसे पहले किसने अनुमान लगाया, मतलब एकदम श्योर शॉर्ट कैलकुलेशन नहीं था बट अनुमान था, तो ये किसने किया? रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिरोज शाह मेहता? अब आपको बताता हूँ, इससे एक रिलेटेड एक थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ की।
ड्रेन ऑफ वेल्थ एक थ्योरी है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी सबसे पहले दी है दादा भाई नारोजी ने, और इनकी एक पुस्तक थी दादा भाई नारोजी की। इसका आंसर भी दादा भाई नारोजी है। दादा भाई नारोजी की एक पुस्तक थी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एक पुस्तक है इनकी, और इन्होंने ही सबसे पहली बार औसत प्रति व्यक्ति आय की संख्याकीय अनुमान इन्होंने प्रस्तुत किया था। और इसके अलावा अगर हम रमेश चंद्र दत्त को देखें तो इन्होंने भी इसका समर्थन किया है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर बढ़ चढ़ के बोला है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने आगे चल के इसका प्रतिपादन किया है, लेकिन ये जो प्रश्न पूछ रहा है ये औसत प्रति व्यक्ति आय की संख्याकीय अनुमान के बारे में पूछ रहा है, और ये पहली बार दादा भाई नारोजी ने प्रस्तुत किया था। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आपको लीडर्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके लिखी हुई बुक्स दी हुई हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अ नेशन इन मेकिंग, वैलेंटाइन शिरोल द लेगेसी ऑफ लोकमान्य, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, शहनवाज खान माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। तो ये 4 राइटर हैं जो कि आधुनिक भारत मतलब नेशनल स्ट्रगल से रिलेटेड हैं, और 4 इनकी बुक्स के नाम दे रखे हैं। तो इसमें जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है ये यही वाली बुक है, अ नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बुक लिखी है। शहनवाज खां जो थे ये INA के ही मेंबर थे, और इन्होंने INA के ऊपर ही एक अपनी किताब लिखी है, माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखी है, सही है। जो वैलेंटाइन शिरोल हैं इन्होंने द लेगेसी ऑफ तिलक नहीं लिखी है, इन्होंने तिलक के ऊपर इनको लेगेसी ऑफ लोकमान्य नहीं लिखी, बल्कि इन्होंने तिलक को बोला है फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट, फादर ऑफ यानी कि भारतीय असंतुष्टता का जनक माना है, फादर ऑफ इंडिया या इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला है इनको लोकमान्य तिलक को, और इनकी किताब थी इंडियन अनरेस्ट। तो वैलेंटाइन शिरोल की जो किताब है उसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। तो इसलिए लेगेसी ऑफ लोकमान्य नहीं, क्योंकि लोकमान्य को बल्कि बहुत ही बुरी इमेज ये बनाते हैं लोकमान्य तिलक की, और इनको बोलते हैं कि भारतीय असंतुष्टता का जनक लोकमान्य तिलक हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति थे? प्रथम कुलाधिपति पूछ रहा है प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के। RG भंडारकर, शंकरण नायर, तेज बहादुर सप्रू और आशुतोष मुखर्जी। तो ये जो महिला विश्वविद्यालय है इसमें 1916 में इसकी स्थापना होती है। SNDT कॉलेज बोला जाता है इसको, SNDT यूनिवर्सिटी है, और ये 1916 में जब इसकी स्थापना होती है तो उस समय RG भंडारकर यानी कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो है इसके प्रथम कुलाधिपति नियुक्त किए जाते हैं। और RG भंडारकर के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, ये एक इतिहासकार भी थे और ये समाज सुधारक भी थे, और स्टूडेंट होते हुए भी इन्होंने 1853 में परमहंस सभा के ये सदस्य बने थे। तो 1853 की बात है, ये परमहंस सभा के सदस्य भी बने, और ये एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पे अशोक का पूरा इतिहास वर्णित किया है और लिखा है। और इनकी एक पुस्तक है बहुत अच्छी, अ पीप इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये एक इतिहासकार थे जो कि आधुनिक भारत में जब शुरुआती दौर के ही इतिहासकार हैं ये। और ये आशुतोष मुखर्जी, आपको नाम एक दिख रहा होगा, आशुतोष मुखर्जी के बारे में बताता हूँ कि ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसके ये प्रथम भारतीय उपकुलपति थे। तो इसलिए ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि प्रथम भारतीय उपकुलपति कलकत्ता विश्वविद्यालय कौन थे, तो ये आशुतोष मुखर्जी हैं। 6वां प्रश्न है, इनमें से कौन से विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय और विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो इसमें आंसर हमें कोड में देना है, और एक से ज़्यादा ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो शायद एक ही साल में स्थापित हुए हैं। मैंने आपको बता ही दिया, SNDT कॉलेज, SNDT यूनिवर्सिटी जो है वो 1916 में स्थापित हुई थी। और इसी के साथ जो है आपकी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है यानी कि BHU, उसका भी निर्माण जो है स्थापना 1916 में हुई है। तो ये दोनों के दोनों जो है 1916 में हुए हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती है 1920 में। और ये जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है ये हुआ है 1921। तो दो हमारे हो गए, 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा C। 7वां प्रश्न है, किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया, चार्जर नहीं है चार्टर है, चार्टर बताया है। तो गुलामी का नया चार्टर किसको बताया है? इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913, रॉलेट एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो नया चार्टर बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बताया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे कि जो भारत का जो अंग है, मतलब एक संघ बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं वो अपनी इच्छा से संघ में, भारतीय संघ में आके जुड़ सकते थे। तो इसलिए इसको नया चार्टर बताया था जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। 8वां प्रश्न है, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई? मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार 1919, साइमन कमीशन 1927, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये द्वैध शासन यानी कि डुअलिज्म की बात कर रहा है। और अगर आपको पढ़ा हो आपने, जो जितने भी अधिनियम जो पारित हुए हैं जिससे हमको बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत भी होती है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये सारे के सारे जो डुअलिज्म आया है वो आया है 1919 के जो रिफॉर्म्स हुए थे मॉन्टेक चेम्सफोर्ड के। और इसमें जो प्रांतीय विधायिकी परिषद था उसका आकार बढ़ाया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। जिसमें क्या हुआ था कि जो प्रांतीय विषय हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला तो था जो आरक्षित रखा गया और दूसरा था हस्तांतरित, मतलब एक रिजर्व्ड लिस्ट बनाई गई और एक ट्रांसफरेबल। तो जो आरक्षित विषय थे उनका प्रशासन गवर्नर अपने पार्षदों की सहायता से करता था, और जो हस्तांतरित विषय थे उनका प्रशासन निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता था। तो इस तरह से इसमें पूरी की पूरी द्वैध शासन, मतलब क्योंकि यहाँ पे अब 2 तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, एक तो गवर्नर के नीचे कर रहे हैं और एक दूसरे निर्वाचित सदस्य कर रहे हैं। तो जो जितनी भी रिजर्व्ड लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी विषय ऐसे हैं जो रिजर्व लिस्ट के अंदर रखे गए हैं, तो उस पर काम कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है। और जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं या विषय हैं जिनको हस्तांतरित रखा गया, जो ट्रांसफरेबल हैं, उसमें जो है जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको छूट दी हुई काम करने के लिए। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आपको। 1919 वाला जो ये अधिनियम था जिसको हम सुधार बोलते हैं, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार, इसी में सबसे पहले ICS की परीक्षा जो है वो भारत में करवाने का प्रावधान आया। तो इससे पहले की जो परीक्षा होती थी ICS की भारत में नहीं होती थी, तो इसके बाद ICS की परीक्षा भारत में होनी शुरू हो गई। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा इसका जो रोल हम बोलते हैं, अगर हम देखें वुमेन के एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है थोड़ा, तो ये थोड़ा सा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसने महिलाओं को अधिकार दिया है सीमित, मतलब महिलाओं को कुछ ऐसे अधिकार दिए, वोटिंग राइट दिए हैं महिलाओं को, लेकिन सीमित थे। वो सीमित किस लिए थे ये मैं आपको बता दूंगा कभी जब हम पढ़ेंगे, बहुत इसको विस्तार से पढ़ाने की आवश्यकता है। तो महिलाओं को इसने वोटिंग राइट्स दिए हैं, सीमित मताधिकार दिए हैं, वोटिंग राइट्स, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुंडा, बिरसा। अच्छा, ये जो दिए हुए हैं ये सारे के सारे विद्रोह हैं जो जनजाति से जुड़े हुए हैं। मुंडा विद्रोह, ये सब जनजाति विद्रोह थे।
संथाल, अहोम और नायक। तो मुंडा का इसमें एक तरफ विद्रोह दिए, दूसरी तरफ उसके नेता दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा आपसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सुमेलन है, जैसे मुंडा जो है ये बिरसा इसके नेता थे, और ये छोटा नागपुर में हुआ है 1895 में। 1895 छोटा नागपुर के रांची के दक्षिण भाग में, दक्षिण निवास में इसका हुआ है, तो ये सही है। संथाल का हो गया कोन्हू। संथाल के जो है ये इसमें दो थे, एक तो कोन्हू दिया हुआ, दूसरा एक और है सिद्धू। तो सिद्धू और कोन्हू दो थे, और ये हुआ है 1855 में। क्योंकि मैं आपको समय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है कालक्रम में लगाने के लिए। आपको रिवोल्ट दे देंगे, जनजातीय के विद्रोह दे देंगे और बोलेंगे उसको कालक्रम से व्यवस्थित करो। तो जो मुंडा है ये सबसे आखिरी 1895 में है। संथाल का विद्रोह कोन्हू और सिद्धू के नेतृत्व में हुआ 1855 में है। और अहोम का जो विद्रोह है ये 1828 में है, और इसमें गोमधर कुंवर यही थे। और जो ये लिखा है नायक, ताना भगत विद्रोह का नाम है। ताना भगत ये हुआ है 1914 में। ताना भगत जो विद्रोह, इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। ताना भगत जो विद्रोह है ये जत्रा भगत ने किया था। जत्रा भगत नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने 1914 में मालगुजारी ना देने और बेगारी ना करने और जो टैक्स है उसको ना देने के रूप में इसका आंदोलन का पूरा ये आंदोलन है, और ये जत्रा भगत के द्वारा किया गया। ताना भगत विद्रोह इसको बोला, ताना भगत आंदोलन बोला जाता है, बल्कि विद्रोह नहीं, ताना भगत आंदोलन बोला जाता है, और ये जत्रा भगत द्वारा किया गया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। 10वां प्रश्न है, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और ये समझने के आपके समझ के ऊपर है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। 1833 के चार्टर एक्ट के ऊपर है, और एक्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए इसको मैंने डाला है। इसमें आपका पूरा का पूरा ये जो एक्ट है 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है 1833 का चार्टर अधिनियम प्रावधान इसमें से कौन सा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाना था। परिषद में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सर्वोच्च प्राधिकरण के पद को बदलना था। काउंसिल में गवर्नर जनरल को प्रदान की जाने वाली सभी कानून बनाने की शक्तियां दी गईं। काउंसिल में गवर्नर जनरल के कानून सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला एक भारतीय सदस्य रखा गया। तो इसमें से हमें बताना है क्या गलत है। तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब हमने बात की थी कि चीन के साथ व्यापार ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर किस तरह से उनका जो कमर्शियल राइट्स थे, जो कंपनी के जो जितने भी ऐसे व्यापारिक गतिविधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया था 1833 के अधिनियम से। तो ये एकदम सही है पहला वाला। दूसरा जो आपका है परिषद में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, तो ये भी सही है। गवर्नर जनरल यहाँ से बनता है। कौन पहला गवर्नर जनरल था? वॉरेन हास्टिंग्स हमारे पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं इस अधिनियम के बाद। उसके बाद काउंसिल में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं, तो इससे पहले बंगाल के थे। काउंसिल में गवर्नर जनरल को प्रदान की जाने वाली सभी कानून बनाने की शक्तियां दी गई थी। और ये जो चौथा बोल रहा है काउंसिल में गवर्नर जनरल में कानून सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला एक भारतीय, तो ये भारतीय यहाँ पे नहीं आता है। ये जो नियुक्त होने वाला भारतीय है ये आएगा 1909 में जब माउंटे मिल्लो रिफॉर्म्स आएंगे तब एक भारतीय को जो है सदस्य रखा जाएगा। और पहले भारतीय जो सदस्य रखे गए थे वो थे एसपी सिन्हा। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हो। एसपी सिन्हा जो थे वो पहले भारतीय सदस्य रखे गए गवर्नर जनरल की काउंसिल में। और ये जो पूरा का पूरा चार्टर एक्ट है 1833, इसको सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है, और इसके अध्यक्ष जो थे वो मैकाले थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। काउंसिल में गवर्नर जनरल में कानून सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला एक भारतीय। मित्र मेला की स्थापना 1899 में किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल, वीडी सावरकर, पुलिन दास या रास बिहारी बोस? अब ये उसी व्यक्ति ने की है स्थापना जिसने एक किताब लिखी है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और वीडी सावरकर साहब ने किताब भी लिखी। और इन्होंने इस मेला, जो ये मित्र मेला है, इस मित्र मेला की स्थापना की है अपने भाई के साथ मिलके, और इनके भाई का नाम था गणेश सावरकर। गणेश सावरकर के साथ इन्होंने इस मित्र मेला की स्थापना की। और
ये जो मित्र मेला, ये एक पूरी की पूरी जो आयोजन किया गया, इसकी जो पार्टी टाइप की एक आयोजित की गई थी। तो ये क्रांतिकारी समाज जो थे उनको मित्र मेला की स्थापना की गई, और इसके जो सदस्य थे उनको भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रभावित किया गया था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन एक इन्होंने बनाई थी मित्र मेला, उसमें जो क्रांतिकारी जितने भारत ऐसे सदस्यों को सम्मिलित किया गया और उनको क्रांतिकारी रूप से उनको किसी तरह से ढाला गया और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए उनको प्रभावित किया गया। तो इसका आंसर है वीडी सावरकर। 12वां प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऊपर, और हमको इसमें सही का चयन करना है। इसको आंसर हमें कोड में करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसने भारत की प्राचीन संस्कृति और दर्शन में रुचि और गौरव का समर्थन किया। इसने सार्वभौमिक भाईचारे की वकालत की। इसने कर्म के हिंदू सिद्धांतों और आत्मा के स्थानांतरण और निर्वाण के बौद्ध सिद्धांतों की मान्यता को माना है। तो हमें बताना है इसमें सही क्या है। इसमें पहला जो है प्राचीन सांस्कृतिक और दर्शन में रुचि लिए एकदम सही है, क्योंकि इसका गठन ही इसीलिए हुआ था किसी तरह से भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसको जन समूह तक पहुंचाया जाए। और इसने सार्वभौमिक भाईचारे की भी वकालत की है। और इसने कर्म के हिंदू सिद्धांतों, मतलब हिंदू में जो सिद्धांत है कर्म का, और जो आत्मा का जो स्थानांतरण, मतलब हम बोलते हैं ना आत्मा ना मरती है ना उसको कोई मार सकता है और वो केवल शरीर बदलती है, तो ये स्थानांतरण बोल रहा है आत्मा का, जो गीता में दिया हुआ है उसका भी इसने समर्थन किया है। और निर्वाण के लिए इसने बौद्ध सिद्धांतों का समर्थन किया है। तो इस तरह से सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 डी। 13वां प्रश्न है लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो विलियम एगबर्ट, वोल्विन स्कॉट मॉनक्रिफ, नॉर्मन क्वांग और राल्फ स्टीन हाउअर। इसमें से जो सिंचाई आयोग बनाया था उसने, ये सिंचाई आयोग करीब 1901 में बनाया था लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे ये वोल्विन स्कॉट मॉनक्रिफ थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1903 में प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के बेसिस पे इसको आधार बना के जो पंजाब का जो क्षेत्र है उसकी नहरों में सुधार किया गया। तो ये जो पूरा का पूरा सुधार हुआ है ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। लॉर्ड कर्जन के समय में काफ़ी कुछ भारत में हुए हैं, ऐसे सुधार हुए हैं, जैसे पुलिस के ऊपर सुधार हुए हैं, पुलिस विभाग का सुधार था। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम एक लेके आए थे ये, जिसकी वजह से जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप देखते हैं जैसे बना हुआ है, जिसके काम यही हैं कि जितने भी आपके पुराने जो ऐसे स्मारक हैं, जैसे मान लीजिए ताजमहल है या कोई और इमाम बाड़ा है लखनऊ का, उसको किस तरह से संरक्षित किया जाए उसके ऊपर अधिनियम लेके आए थे। और भी बहुत सारे ऐसे अधिनियम लेके आए। इनके समय में बंगाल विभाजन भी हुआ है, और इस तरह से कर्जन के समय में काफ़ी बहुत सारे, जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट भी पारित हुआ था 1904 में। तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका लिए ये एक होमवर्क है कि इस कर्जन के समय में क्या क्या काम हुए हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। इसमें पूछा है भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में पारित किया गया था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और लॉर्ड कर्जन। अब ये जो प्रश्न है ये अगर आपने इसके बारे में कभी ना भी सुना हो, भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम कभी ना सुना हो मैंने, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को करना बहुत आसान है। मैं आपको बता देता हूँ। तुक्का जैसे आप लोग मारते हैं ना, तो तुक्का ऐसे नहीं मारना आंख बंद करके, ब्लाइंड फोल्ड होकर तुक्का नहीं मारना है। अगर मारना है तो आप अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना कि भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम किस समय किसने किया, कैसे किया, क्या था, ये मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इसमें अनुमान कितनी आसानी से लगा सकता हूँ क्योंकि इसमें एक समय दिया हुआ है, वर्ष 1899। अब ये हमें पता है 1899 में जो वाइसराय था वो कौन था, लॉर्ड कर्जन उस समय वाइसराय थे। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इस प्रश्न में। और तुक्का लगाने के लिए जो तरीका होता है वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगाएंगे तो हो सकता है जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको 2 के बीच में तुक्का मारना पड़े।
अब अगर आप ब्लाइंड फोल्ड होकर तुक्का मारेंगे, जैसे आपने कभी नहीं सुना और आप एकदम से मार दिया टिक, तो हो सकता है उसकी संभावना यही है कि वो गलत ही होगा। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन को पढ़िए, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा कि अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, अनुमान लगा के अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है 50% क्वेश्चन ऐसे हों जो सही हो जाएं। मतलब अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए एग्जाम में, 100 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जिसके बारे में आदमी ने कहीं नहीं सुना होता इतिहास में, तो हो सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अनुमान लगाएंगे तो उसमें 10 में से आपके 5 तुक्के सही बैठेंगे। 15वां प्रश्न है, किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से कमज़ोर है? अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और नेहरू। अब इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है। उच्च वर्ग शारीरिक रूप से नैतिकता की बात कर रहा है, तो ये नैतिकता की बात जाहिर सी बात है अंबेडकर और महात्मा गांधी और नेहरू नहीं करेंगे। ये दोनों तीनों के तीनों राजनैतिक सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे, तो ये नैतिकता की बात करने वाला स्वामी विवेकानंद है यहाँ पे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यदि आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ा है तब तो आप शॉर्ट इसका आंसर करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ तरीका किस तरह से किया जा सकता है। 16वां प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कौन सदस्य नहीं था? अमृत डांगे, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। अब ये सोशलिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो कांग्रेस की जो गैर प्रगतिशील नीतियाँ थीं उससे संतुष्ट होकर ये इस पार्टी का गठन किया गया था। जेपी नारायण और फूलन कुमार वर्मा ने 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी दल बनाया था। बिहार समाजवादी दल बनाया था किसने? जेपी नारायण और फूलन कुमार वर्मा ने। उसके बाद 1933 में प्रोफेसर ब्रिजलाल के नेतृत्व में पंजाब समाजवादी दल बना, और आखिरी में जाके 1934 में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, और ये बनती है आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। आचार्य नरेंद्र देव, और ये आचार्य नरेंद्र देव के साथ साथ होते हैं जेपी नारायण। इसके साथ राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन, गंगा शरण सिंह। तो ये सारे के सारे नाम हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप लिख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बहुत ज़्यादा। राम मनोहर लोहिया हैं, अशोक मेहता हैं, अच्युत पटवर्धन हैं और गंगा शरण सिंह हैं। इनके नेतृत्व में ये पार्टी बनती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो अभी तक मैंने जितने नाम लिए उसमें से मैंने एक नाम नहीं लिया है खाली, वो है अमृत डांगे, और यही हमारा आंसर है। अमृत डांगे इसके सदस्य नहीं थे, बाकी नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण इसमें दिए हैं, और इसके अलावा अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया भी इससे संबंधित हैं। 17वां प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया? पीताबी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। तो ये जो हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। जब ये प्रस्ताव इसका पारित किया गया असहयोग आंदोलन का, तो ये कलकत्ता का अधिवेशन है 1920 में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। और इसकी प्रस्ताव की जो पुष्टि है ये होती है जाके दिसंबर 1920, और ये नागपुर में होता है अधिवेशन जब इसकी पुष्टि होती है। और इसी नागपुर अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के बारे में भी पहली बार कुछ नीति बनी है, ठोस नीतियाँ बनती हैं 1920 दिसंबर में। लेकिन ये जो अधिवेशन की बात कर रहा है, ये कलकत्ता अधिवेशन की बात कर रहा है, फरवरी 1920 में हुआ जो। तो इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रवादी प्रतिभा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि को उजागर करता है? माफ़ कीजिए, प्रश्न पूरा टाइप नहीं हो पाया है। भारत की नई छवि को उजागर करता है, किसका चित्र है भारत माता का? एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चित्र है इसको बोला गया है मदर इंडिया का चित्र या भारत माता का चित्र बोला है, और ये 1904-1905 के आसपास आया है, जिस समय बंगाल विभाजन की भी बातें चल रही थी।
और ये चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर जी का है। और ये इनकी एक जो ये चित्र बनाया इन्होंने, इसके बाद एक तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह से भारत माता को पीछे एक आभा मंडल दिखाया हुआ है, ऑरा दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे शो किया गया है कि मदर गॉडेस हैं, इसीलिए इसको मदर इंडिया बोला है और इसीलिए इसको भगवान के रूप में इनको चित्रित किया गया है। तो ये जो चित्र है ये है अवनींद्र नाथ टैगोर का, जिसकी वजह से भारत की एक नई छवि उजागर होती है। और ये जितने भी बाकी आपको नाम दिख रहे हैं, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, ये भी पेंटर ही थे। और इनके बारे में कभी हम बात करेंगे, अगर मॉडर्न इंडिया जो हमारी श्रृंखला चली रही है अभी, उसमें हमने कला और साहित्य के ऊपर, वो कला संस्कृति और साहित्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम कभी मॉडर्न पेंटिंग्स में आएंगे तो इनके ऊपर बहुत डिटेल में बात की जाएगी। इन्होंने अलग अलग स्कूलों के ऊपर काम किया है और इनकी कला शैली बहुत अलग अलग है। एक बार नेट के ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है कला शैली के ऊपर, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 19वां प्रश्न है, इनमें से किसने कांग्रेस के आविर्भाव के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत स्वीकार किया था? तो सेफ्टी वॉल्व अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ। सेफ्टी वॉल्व एक थ्योरी दी गई है और ये सबसे पहले एक यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित हुआ था 1916 में। यंग इंडिया एक समाचार पत्र था, यंग इंडिया। इसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था 1916 में, जिसमें कांग्रेस को बोला गया था इट इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन, मतलब ये लॉर्ड डफरिन की दिमागी उपज है, ऐसा बोला गया था। और ये लाला लाजपत राय ने बोला था। हालांकि इसका आंसर लाला लाजपत राय नहीं है, क्योंकि इसको 1938 में जाके CF एंड्रूज और गिरजा मुखर्जी ने इसको स्वीकारा है। और ये नेट का प्रश्न है, ये थोड़ा सा विवादित है। आंसर एक्चुअली कोड में होना चाहिए था, इसका लाला लाजपत राय भी होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ही इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया है। तो स्वीकार किया तभी प्रतिपादित किया है, लेकिन जो आयोग ने आंसर दिया है वो ये बी दिया है, CF एंड्रूज एंड गिरजा मुखर्जी। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। 1938 में इन्होंने दिया है। और ये पूरी की पूरी थ्योरी हुई क्यों शुरू, इसकी शुरुआत में आपको बता देता हूँ। 1913 में एक बायोग्राफी लिखी गई A.O. ह्यूम की। A.O. ह्यूम, जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी, फादर बोलते हैं, फादर ऑफ कांग्रेस। और इनकी बायोग्राफी लिखी है विलियम वेडरबर्थ ने। और ये विलियम वेडरबर्थ ने कुछ उस बायोग्राफी में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि शायद इससे ये चीज़ निकल के आती है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो लाजपत राय ने बोली, उसका किसी तरह से इसको बोला जाता है कि ये इसलिए इसकी स्थापना की गई, जिससे जो भारत में असंतोष पैदा हो रहा था उसको एक आवाज़ दे दी जाए, उसको चैनलाइज कर दिया जाए, सो दैट 1857 जैसी क्रांति फिर से ना हो। तो ऐसा पूरी की पूरी मान्यता है। और इसलिए इसको बोला गया है कि कांग्रेस दैट ब्रिटिशर ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल की तरह यूज़ किया अगेंस्ट इंडियंस, भारतीयों के अगेंस्ट में। तो यहीं पे एक आधुनिक इतिहासकार हैं बिपिन चंद्रा, उनकी मैं एक लाइन है बहुत अच्छी, उसको कोट करना चाहूँगा। उन्होंने अपनी इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, जो उनकी पुस्तक है बहुत ही अच्छी, और उसमें उन्होंने लिखा है कि इफ़ ब्रिटिशर्स यूज्ड कांग्रेस एज अ सेफ्टी वॉल, देन वी इंडियंस यूज्ड दैट कांग्रेस एज अ लाइटनिंग कंडक्टर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो मतलब उनका कहना ये है कि अगर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कांग्रेस को अगर सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज़ किया, मतलब किसी तरह से एक ऐसी वॉल्व लगा दी जिससे पूरा का पूरा प्रेशर एक साथ ना फट जाए उनके ऊपर, उसकी तरह अगर यूज़ किया, तो जो भारतीय थे उन्होंने भी आने वाले समय में इस कांग्रेस को एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज़ किया है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये 20वां प्रश्न हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त, रमेश चंद्र दत्त, करजन, लॉर्ड डफरिन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड डफरिन और करजन ने क्या कहा था, उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे इस प्रश्न पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और लॉर्ड डफरिन ने इसको बोला था कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस। अब माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी मतलब एक तो माइनॉरिटी ही हो गया जो अपने आप में ही ये दर्शा रहा है कि कितनी छोटी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऊपर से माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी मतलब उस छोटी संख्या का भी एक बहुत ही छोटा भाग, ऐसा लॉर्ड डफरिन ने बोला था जब इसकी स्थापना, क्योंकि स्थापना कांग्रेस की लॉर्ड डफरिन के समय में ही हुई है। और करजन ने कांग्रेस के लिए क्या बोला है कि जब बंगाल विभाजन हो रहा होता है उसके बाद करजन बोलते हैं कि अब जो कांग्रेस है
ये अपने अंत की तरफ प्रस्थान कर रही है, और मेरी इच्छा यही है, हार्दिक इच्छा ये है कि मैं अपने कार्यकाल ख़त्म होने से पहले इसको एक सम्मानजनक मृत्यु तक पहुंचा दूं। तो ये करधन का स्टेटमेंट है। हालांकि 3 दिवसीय तमाशा इसको कहा है अश्विनी कुमार दत्त ने, जो कि कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे शुरुआती दौर से ही, लेकिन ये आगे चल के बंगाल विभाजन के समय या उसके बाद अपनी उदारवादी नीति को त्याग करके उग्रवादी नीति अपना लेते हैं, और इसलिए इन्होंने आगे चल के इसको प्रारंभिक जो अधिवेशन थे, जो जिसको हम बोलते हैं शांति दौर चल रहा था कांग्रेस का, उसमें इसको 3 दिवसीय तमाशा कहा है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। मैं इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण भारतीय इतिहास के ऊपर कुछ प्रश्नों को। मैंने एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न को अलग अलग बांट के आपको बहुत सारे एमसीक्यूज दे दिए हैं। 50 एंशियंट किए थे हमने, 50 मेडिवल भी किए थे, 20-20 करके मॉडर्न भी कर लिए। अब हम 20-20 करके पीजीटी तक 1-2 लेक्चर और देंगे, जिसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और ये पूरी की पूरी जब श्रृंखला ख़त्म हो जाएगी, हमारे पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी पुरानी जो श्रृंखला चल रही है जो कला और साहित्य और संस्कृति के ऊपर है, उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।